जय हिंद। पुलिस के आईजी साहब के साथ कई सारे पुलिसकर्मी डीएसपी से लेकर एसएचओ, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और कई सिपाही कोर्ट में पहुंचे हैं। पर आज कोर्ट में ये जो पेशी है ये अलग तरीके की होने वाली है। थोड़ी देर में माननीय अदालत का फैसला आता है और आईजी साहब को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। आईजी साहब के साथ जो बाकी के पुलिसकर्मी डीएसपी से लेकर और एसएचओ और सब इंस्पेक्टर स्तर के जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनको भी उम्र कैद की सजा और जुर्माना कर दिया जाता है। अब जिसको भी ये पता चलता है और कोर्ट की जो तस्वीर है वो जो कोई भी देखता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आईजी साहब को अचानक से जेल क्यों भेजा जा रहा है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला के कोटखाई इलाके में। दरअसल होता क्या है, इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी। आईजी को उम्र कैद की सजा अदालत ने क्यों सुनाई और उनके साथ जो 8 पुलिसकर्मी थे, जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको माननीय अदालत ने क्यों पूरी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया। अब सबसे पहले तारीख है 4 जुलाई साल 2017 की। अब शिमला में एक इलाका है कोटखाई, वहां पर एक लड़की अपने स्कूल से निकलकर दोपहर को जा रही थी अपने घर, पर वो लड़की 4 जुलाई के दिन अपने घर नहीं पहुंचती है। घर वालों को शक होता है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, स्कूल में फोन किया जाता है पर लड़की का कोई अता पता नहीं चलता। अब पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है और पुलिस भी इस लड़की को लगातार ढूंढ रही थी। 3 दिन का समय बीत जाता है पर अभी तक इस स्कूल की लड़की का कोई अता पता नहीं चला। पर 7 जुलाई के दिन अचानक से कुछ लोग देखते हैं कि कोटखाई के जंगलों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट देखती है और फिर इस लड़की के माता पिता को बुलाया जाता है। पता चलता है कि लड़की वही है और इस मासूम के साथ पहले बड़ी बेरहमी से गलत काम किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब यह मामला काफी उछला। जो परिवार था, रिश्तेदार था, उन्होंने पुलिस से डिमांड की कि जो भी इस मामले का दोषी है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, प्रेशर ज्यादा बिल्ट होता है, इस वजह से एक एसआईटी का यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया जाता है। अब ये जो एसआईटी की टीम है इसकी अगुवाई कर रहे थे आईजी जहूर जैदी। उनकी अगुवाई में बाकी के पुलिस अफसर भी काम कर रहे थे। अब सबसे पहले शक के आधार पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस एसआईटी की टीम ने 2 लोगों को उठाया। एक का नाम था राजू और एक का नाम था सूरज। दोनों को उठाकर पुलिस कस्टडी में ले लिया और उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर आती है 18 जुलाई 2017 की वो रात, जो कि पुलिस वालों के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। 18 जुलाई की रात को अचानक से सूरज की तबीयत खराब होती है और उसकी पुलिस कस्टडी में कथित तौर पर मौत हो जाती है। अब जैसे ही सूरज की मौत होती है, अगले दिन सुबह ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। सूरज के परिवार को जानकारी मिलती है और पूरे शहर में हो हल्ला मच जाता है कि आखिर कैसे पुलिस की कस्टडी में और खास तौर पर जिस एसआईटी की टीम को हेड एक आईजी लेवल का अधिकारी कर रहा था, एक व्यक्ति की मौत उस एसआईटी की टीम की कस्टडी में कैसे हो गई। बहरहाल 2-3 दिन काफी हो हल्ला बचा और इसके बाद फाइनली ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में जैसे ही सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है, सीबीआई नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है और 2 एफआईआर रजिस्टर की जाती हैं। एक एफआईआर लड़की के साथ गलत काम किए जाने और उसकी हत्या किए जाने के बारे में रजिस्टर की जाती है। दूसरी एफआईआर सूरज की मौत के मामले की रजिस्टर की जाती है। अब इसके बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी, पर 29 अगस्त को एक बड़ा दिन आता है। 29 अगस्त को सीबीआई
आईजी जहूर जैदी को गिरफ्तार कर लेती है। इसके साथ ही डीएसपी जोशी और 8 पुलिस वालों को कुल मिलाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट करने के बाद यह भी खबर मीडिया में बड़ी सुर्खियां बनी और ऐसा लगा कि शायद आईजी की देखरेख में ही पुलिस कस्टडी में सूरज की मौत हुई है। अब इसके बाद समय बीतता गया, 1-2 महीने का समय और बीता और 16 नवंबर के दिन सीबीआई एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी करती है। इस बार गिरफ्तारी हुई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी डीडब्ल्यू नेगी की। अब एक तरफ सीबीआई ने अपनी तरफ से जो सूरज है उसकी मौत के गुनहगारों को पकड़ लिया था, यानी गिरफ्तार कर लिया था, कोर्ट में पेश कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ 13 अप्रैल साल 2018 को यानी कुछ ही महीने बाद सीबीआई ने लड़की के साथ गलत काम करने और उसकी हत्या करने के आरोपी नीलू को गिरफ्तार किया। उसको गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया, उससे पूछताछ की गई और केस को और ज्यादा मजबूत तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। 13 अप्रैल को नीलू की गिरफ्तारी होती है और 22 अप्रैल को उसे वापस शिमला लाया जाता है और शिमला में उन्हीं जंगलों में ले जाया जाता है कोटखाई के, जहां पर उस लड़की की लाश मिली थी। सीन को रिक्रिएट किया जाता है, यह समझने की कोशिश की जाती है कि आखिर इस व्यक्ति ने कैसे उस मासूम लड़की की हत्या की होगी। फाइनली कोर्ट में केस को बहुत मजबूती के साथ रखा गया और 1-2 साल बाद 18 जून 2021 को नीलू नाम के इस अपराधी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब नीलू को तो उम्र कैद की सजा हो जाती है, इसके बाद सूरज जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी और जिसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, उसके आरोपियों का क्या हुआ, इसे लेकर लोग सवाल खड़े करने लगे। अब साल 2021 के बाद भी लगातार सीबीआई इस मामले में कोर्ट में सबूत पेश करती रही, एविडेंसेस होते रहे, विटनेस हुए और इसके बाद फाइनली आ गया फैसले का दिन 18 जनवरी साल 2025 को। अब माननीय कोर्ट में आईजी साहब समेत बाकी के पुलिस कर्मियों की पेशी थी, क्योंकि आज अदालत ने अपना फैसला देना था कि आईजी साहब और उनकी टीम के कितने मेंबर दोषी हैं और कितने मेंबर निर्दोष हैं। अब 18 जनवरी को माननीय अदालत का फैसला आता है कि आईजी जहूर जैदी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया और जो बाकी के पुलिसकर्मी थे, जिनमें डीएसपी, एसएचओ, सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल थे, उन्हें भी 1-1 लाख का जुर्माना और साथ में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके साथ ही जिस एसपी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, डीडब्ल्यू नेगी, उसको माननीय अदालत ने निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया। अगर आईजी जहूर जैदी की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद साल 1993 में यूपीएससी का एग्जाम लिखा और 1994 में आईपीएस में भर्ती हो गए, हिमाचल प्रदेश कैडर मिला। उसके बाद ये केस कथित तौर पर एक ऐसा मोड़ उनके जीवन में लेकर आया जिसकी वजह से उन्हें पुलिस की वर्दी उतारनी पड़ी और जेल जाना पड़ा। बहरहाल इस पूरे केस से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितने बड़े पद पर चला जाए, कितनी बड़ी नौकरी पर पावरफुल व्यक्ति बन जाए, पर फिर भी कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है या कोई गलत काम को अंजाम देता है, असंवैधानिक काम करता है, तो एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचेंगे। ये हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करें, नैतिकता और ईमानदारी से अपना काम करें और देश के विकास में योगदान दें। जय हिंद।